वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे एचपी अलाइड मेंस जो अभी रिसेंटली हुआ है उसका जीएस का पेपर। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो टारगेट मतलब हमारा जो रहेगा, हम जितने भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं ना उनका एक पैटर्न जो है वो नोट करेंगे कि किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो अब बन रहे हैं। पुराना ट्रेंड क्या था और अभी न्यू ट्रेंड क्या है, क्योंकि एचएएस के प्रीलिम्स एचएएस के मेंस के बाद अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो एक सरप्राइज़ मिला है और टोटली जो है वो पैटर्न जो है वो यहाँ पर अभी जो है वो चेंज होता जो है वो नज़र आ रहा है। तो हमारा इस वीडियो में टारगेट रहेगा क्वेश्चंस को समझना और किस तरह से जो है वो हम अभी आगे की अप्रोच जो है वो रख सकते हैं, वो प्रॉपर यहाँ पर जो है वो एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और देखो, सबसे पहले तो पैटर्न जो हुआ करता था, ठीक है, उसमें अलाइड का जो प्रीवियस था उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी कि 60 वर्ड्स और 120 वर्ड्स। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो है वो पैटर्न जो है वो एचएएस के अकॉर्डिंग गया और 1 से लेकर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है वो 150 वर्ड्स में थे। ये आपको 150 वर्ड्स में लिखने थे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का था। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से थे और क्या अप्रोच हो सकती है। देखो, अगर 150 वर्ड आपको कहा गया है, ठीक है, तो उसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि A4 शीट की एक साइड और दूसरी साइड आधी, यानी कि 1.5 पेज जो है वो आपको मिलेगा आंसर राइटिंग के लिए पेपर में। मतलब इतना स्पेस आपको हर क्वेश्चन के बाद रहेगा। तो अभी जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अपने माइंड में ये हमेशा रखना, चाहे क्वेश्चन आप खुद से सिलेक्ट कर रहे हो या हमारे एंड से आपको मिल रहा है, तो आपको पूरे 150 वर्ड्स में जाना है और कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन 2 to 5 में भी आए तो भी आप उसको लिख सको। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, डिस्कस क्रिटिकली द इकोनॉमिक व्यू ऑफ महात्मा गांधी। अभी इससे पहले जो है वो हमेशा क्वेश्चन जो है वो स्वराज को लेकर, सैनिटेशन, हाइजीन को लेकर। अब यहां पर पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप यहां पर महात्मा गांधी से रिलेटेड इकोनॉमिक व्यू, कि महात्मा गांधी कैसे जो है वो इकोनॉमिक व्यू को समझते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था। अब क्रिटिकली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिकली मतलब आपको गांधी जी की अप्रोच बतानी है, ठीक है, और इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि वो इकोनॉमी के लिए कैसे जो है वो सोचते थे, और प्लस साथ में उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो बताने हैं, और देन उसके बाद वे फॉरवर्ड। अब ये जो क्वेश्चन था इसको लिखने की जो अप्रोच बन सकती है, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो महात्मा गांधी के रिगार्डिंग एक पॉइंट बता दिया कि महात्मा गांधी ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं उनको। और देन उसके बाद उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल में रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। साथ साथ में ही उन्होंने क्या किया है कि इकोनॉमी पर भी जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। अब इकोनॉमी पर 2 तरह के पॉइंट बताने हैं हमें। हम क्या करेंगे, इसको 2 तरह से लिंक करेंगे, एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और एक कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर, दोनों ही जो है वो हम यहां पर साथ में लिखेंगे, बिफोर और आफ्टर। यानी कि अगर बिफोर बात करें तो गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ स्वदेशी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ खादी, ये आप यहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थे उनको प्रमोट करने की बात करी। गांधी जी ने जो है वो फार्मर्स का जो रोल है इकोनॉमी में उसको प्रमोट करने की बात की है, ठीक है। गांधी जी ने जो है वो, अगर हम बात करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात की है। सेल्फ इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि हमें जो है वो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो हमारे खुद के होने चाहिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिक में। प्लस गांधी जी ने जो है वो एक मार्केट सिस्टम की बात की है, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि आपके पास अगर एक एरिया में कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है, वो वहां पर बनाया जा रहा है, वहां पर जैसे वो, तो उसको जो है वो मार्केट के थ्रू दूसरी साइड, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है या दूसरा रीजन है वहां पर कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। प्रीवियस, फिर प्रीवियस में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को भी कहा था कि भाई डिफेंस के ऊपर खर्चा कम करो, इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करो, जो आप हाई टैरिफ लगा रहे हो उसको अवॉइड करो। सॉल्ट जो टैक्स है उसको आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, सॉल्ट मोनोपोली वो भी इकोनॉमी में इंक्लूड हो रहा है, तो गांधी जी ने उसके लिए भी कहा था। गांधी जी ने जमींदारी और जो चौकीदारी टैक्स है उसको भी रोकने की बात करी, उसको भी, उसके अगेंस्ट भी कैंपेन किया था। आपका जो हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, तो ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस गांधी जी का व्यू, अब देखो वैसे तो गांधी जी की जो है वो डेथ हो गई थी,
ठीक है। लेकिन उसके बाद गांधी जी का व्यू तो था ना कि गांधी जी क्या सोचते थे कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। तो गांधी जी ने जो हमारी इकोनॉमी का विजन रखा था उसमें आप एक आर्टिकल को ऐड करो, दैट इज आर्टिकल 40, विलेज पंचायत। गांधी जी ने सबसे पहले तो कहा था कि विलेज जो पंचायत है उनको इंपावर करना है, और इंपावर उनको सिर्फ सोशली इकोनॉमिकली नहीं, सोशली और पॉलिटिकली नहीं करना, इकोनॉमिकली भी करना है। कैसे? खादी एंड विलेज बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट, गांधी जी ने इसको जो है वो सपोर्ट किया था। गांधी जी ने कहा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, और इकोनॉमिक सर्कल जो है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोग खर्च कर रहे हैं, इन सभी में जो है वो प्रॉपर जो है वो हर सेक्शन का जो है वो रोल होना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप इस तरह से बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर इसको आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारा विजन है, जो हमने टारगेट रखा है, हमें अगर उसको अचीव करना है तो गांधी जी के जो व्यूज थे उस टाइम के, हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि हम एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, इनोवेटिव वे में जो है वो जो हमारा विजन है उसको अचीव करें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रॉपर बनाया जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थ्रो द लाइट ऑन द फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट। अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, क्योंकि हमने होम रूल लीग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। अंकिता मैम आप बताओ। Throw the light on the formation and the activities of Home Rule League of Annie Besant. अब कैसे इसको स्टार्ट करते और क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें ऐड करते? मैम आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, बताओ जल्दी। ये जो ओरली जब हम आंसर मेकिंग करते हैं ना तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इससे ना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो इससे क्या है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। ज्योति मैम आप बताओ क्या क्या लिखते हैं आप इसमें? सर पहले तो मैं होम रूल लीग के बारे में बताती कि ये शुरू कब हुई थी। 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा जो शुरू की गई थी, जिसमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड एनी बेसेंट इनका कि ये कब इंडिया आए थे 1893 में शायद। उसके बाद होम रूल लीग के बारे में कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या थे और फीचर्स क्या थे होम रूल लीग के। जैसे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाना, और सेल्फ रूल भी था कहीं। और ओके। इसके सेक्रेटरी कौन थे, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई थी। इनके मतलब ऑफिस थे। ठीक है, और देखो अब समझो ध्यान से इसको। थ्रो द लाइट ऑन द फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग ऑफ एनी बसंत। अभी यहाँ पर ये क्लियर बता दिया कि एनी बसंत के रिगार्डिंग बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद होम रूल लीग फॉर्मेशन, जैसा आपने शुरू किया कि ठीक है होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो एनी बसंत ने अगर बनाई थी तो वो बनाई थी सितंबर 1916 में, ठीक है। अब उसके बाद एक तो ये तो होगी हमारी एक नॉर्मल लाइन, जो एवरेज है सब यही लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर क्यों बनाई थी, एम लिखना है आपको। एम या विजन क्या था इनका, या ऑब्जेक्टिव क्या था। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये जो लिखना है ना आपको, ये एक लाइन में लिखना है, एक या दो लाइन में लिखना है, जितना हो सके वर्ड में लिखो, कम लिखो। उससे अगर एम और विजन या ऑब्जेक्टिव अगर आप लिख देते हो तो उससे क्या होगा कि थोड़ी क्लैरिटी बनेगी कि ठीक है आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन के बाद उसको आगे सही से लिख दिया। पहला तो ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद फॉर्मेशन, लाइट, थ्रो द लाइट ऑन फॉर्मेशन, मतलब कुछ बैकग्राउंड रहा होगा इसकी फॉर्मेशन से पहले, तो वो बैकग्राउंड जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से ग्राउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। तो आप क्या लिख करोगे कि HRL को ऐसे बीच में लिखा और बैकग्राउंड में पॉइंट्स लिखे कि क्यों बनी है, ठीक है, HRL बैकग्राउंड, ठीक है। और फिर उसमें दो तीन पॉइंट की, जैसे कि पॉलिटिकल वैक्यूम था, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी, स्वदेशी प्रमोशन, ऐसे करके। फिर उसके बाद आपको बताने एक्टिविटीज कि क्या एक्टिविटीज रही। अब एक्टिविटीज और बैकग्राउंड दोनों आपस में थोड़े बहुत लिंक कर जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड ने बेस बनाया था, एक्टिविटीज वही होनी थी।
और एक फीचर्स भी रहते हैं। तो आप जो ये HRIL बैकग्राउंड लिखोगे इसमें आप फीचर्स भी साथ में ऐड कर सकते हो उसके बाद। फिर उसके बाद इनकी एक्टिविटीज लिखो कि क्या क्या एक्टिविटीज रही। तो एक्टिविटीज में सबसे पहला तो बता दो स्वराज की प्रमोशन करी है, सेल्फ रूल का एक्सपेंशन हुआ है, जो एजुकेशन को एक्सपैंड किया। फिर आप इसमें जो है वो जो उन्होंने कॉलेज बनाया उसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। उन्होंने वुमेन इंपावरमेंट की तरफ फोकस किया, तो आप इसमें बाद में लीडर्स के नाम बता सकते हैं, जैसे कि कलकत्ता सेशन को उन्होंने प्रेसाइड किया, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल। तो एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें ऐड करके जो है वो इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। और देन उसके बाद फिर आप कंक्लूड कैसे करोगे इसको, एनी बेसंत, ठीक है, होम रूलिंग मूवमेंट, ठीक है, प्रोवाइड अ बेस, ठीक है, फॉर गांधीयन फेज। जैसे गांधी जी की एंट्री के लिए जो है वो एक बेस जो है वो प्रिपेयर करके दिया था होम रूल लीग ने। तो आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो बिल्कुल फैक्चुअल रहता है उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड एनिशिएंट हिंदू रिलीजियस लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये पूरा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अपने पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है और एंशिएंट हिंदू रिलीजियस लिटरेचर। अब एंशिएंट हिंदू जो रिलीजियस लिटरेचर है हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको कॉइन्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आपको रेलेवेंट सोर्सेज मिलते हैं आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, हिमाचल सेंट्रिक है ये, और ये पूरा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था आर्कियोलॉजी पर बेस्ड। तो रिलीजियस जो लिटरेचर सोर्सेज है अगर हम बात करें, तो उसमें हमें कौन कौन से एविडेंसेस मिल सकते हैं, बताओ। कोई एक जो है वो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की जो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ लिंक कर रहा कोई ऐसा जो है वो सोर्स, वेदास को हम बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ऐसे लाइक जो अशोक का है, अशोक के भी कुछ जो स्क्रिप्चर्स है, जो एडिक्ट्स है ना, उसमें रेफरेंस मिल जाता है हिमालयाज का, और बुद्धिस्ट, तो वो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं एज एन रेफरेंस। देन उसके बाद बाकी बिल्कुल आपको सिंपल जनरल पॉइंट लिखने पड़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ हैवी, मॉडरेट, एवरेज एंड स्कैंटी रेनफॉल इन इंडिया। यानी कि रेनफॉल के ऊपर क्वेश्चन था ये, एवरेज कहां पर हो रही है, तो इसमें बना था मैप, कहाँ कहाँ लाइक जैसे वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा हो रही है। उसके बाद ऐसे अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट आपका नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा हो रही है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है जो केरला। फिर उसके बाद जब यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर आपको सिर्फ वो रेनफॉल के एरियाज को डिस्क्राइब करना है, लेकिन अगर आप एट द एंड लास्ट में अगर आप चाहो तो कुछ चैलेंजेस भी बता सकते हो। जैसे कि वेस्टर्न घाट में अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर फिर जो है वो लैंडस्लाइड्स देखे जा रहे हैं, ठीक है। हिमाचल में अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ पर भी फ्लड लाइक कंडीशंस वगैरह जो लैंडस्लाइड्स बन रहे हैं, तो आप ये ऐड कर सकते हो। और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे ड्रफ लाइक कंडीशंस लाइक सेंट्रल इंडिया, या फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न इंडिया, तो वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैप बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जरूरी था। देन उसके बाद अटेम्प्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेट सॉइल इन इंडिया। अब देखो क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में बंटा हुआ है। पहला पार्ट ये है कि अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, तो इंडियन सॉइल्स की जो पहले तो सॉइल को डिफाइन कर दो, सॉइल होती है क्या, अगर आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन बतानी है तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे जाओ कि इंडियन सॉइल की क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है। तो लिटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल, और कोशिश करो कि यहाँ पे किसी एक जो आपका ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफिकल अगर हम बात करें जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, लाइक जैसे अगर हम कोई बुक में हमें रेफरेंस मिलता है जैसे कि पेरियार की बुक हो गई या कोई और, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि कैरेक्टर स्केचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेट सॉइल इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन लिटरेट सॉइल स्पेसिफिक हो गया, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो आपके यहाँ पर आपको फीचर्स, कैरेक्टर स्केचेस लिखने हैं लिटरेट सॉइल के, और देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग रीजन बताना है, और फिर फाइनली फिर उसके बाद कंक्लूड करना है। अब जब आप कंक्लूड करोगे ना इसको यहाँ पे लिटरेट सॉइल को, तो आप बताओगे कि लिटरेट सॉइल जो है वो कितनी पॉपुलेशन जो है वो इस रीजन में है, और कितना जो है वो यहाँ से जो है वो इस पॉपुलेशन यहाँ से शेयर आता है हमारी जीडीपी में। तो उस तरह से आप इसको फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द ब्यास ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ब्यास रिवर, ये तो डायरेक्ट बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। ब्यास रिवर मैप बनाना जरूरी है, और मैप यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो दैट इज एचपी सेंट्रिक, मतलब हिमाचल का मैप बनाना है, ब्यास रिवर उसमें बनानी है डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करके, देन उसके बाद डिटेल में आपको इसको बताना है। अब जो ड्रेनेज सिस्टम पूछा है ना ब्यास का, तो ब्यास के ड्रेनेज सिस्टम में एक तो आप इसकी ट्रिब्यूटरीज बताओगे, सतलुज के साथ इसको लिंक करोगे। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि इसके अराउंड की जो वैलीज है
और वैलीज के साथ जो वेजिटेशन है प्रॉपर, और प्रॉपर जो फीचर्स है इसके वो भी बता सकते हो। इवन आप यहाँ पर ब्याज से जो इकोनॉमिकली हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे तो ज्योग्राफिकल अकाउंट पूछा है, लेकिन एट द एंड फिर आप इसको एक मल्टी एंगल दे सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल में वैलीज तो इंक्लूड होगी ही होगी, ठीक है, और आप इसको लास्ट में फिर थोड़ा सा जो है वो एंगल दे सकते हैं करंट बेस्ड भी। देन उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, पहला पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड उसके बाद डिस्क्राइब द फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको हिमाचल सेंट्रिक जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? सबसे पहले तो फ्लड लाइक अब आपको पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं पूछी, तो कॉजेज पूछे हैं। तो कॉजेज से पहले आपको डाटा पर चलना है कि क्या जो है वो डाटा रहेगा रिगार्डिंग द फ्लड्स इंडिया में। तो आप कोई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब इसमें आईएमडी की रिपोर्ट आप बता सकते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पिछले जो 10 ईयर्स है उसमें जो फ्लड की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग इफ यू हैव डाटा, आप उसको डाटा को ऐड करो। देन उसके बाद कौन कौन से कारण है, ठीक है, एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गई। दूसरी इंट्रोडक्शन होगी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द लाइक आईएमडी या फिर कोई और नीति आयोग या किसी एक की भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उनके अकॉर्डिंग, कोई भी एक उठा लो, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज उनके अकॉर्डिंग इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, इतना इकोनॉमी को नुकसान हो चुका है ड्यू टू द फ्लड। एक ये इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर क्या कारण है फ्लड्स के, कारण बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लड अफेक्टेड एरिया कि इंडिया में फ्लड अफेक्टेड एरिया कौन सा है, और हिमाचल को उसमें जो है वो हाईलाइट करो, और हिमाचल को अलग से लिखो कि हिमाचल में इतना एरिया जो है वो फ्लड हिटेड एरिया है, और अभी रिसेंटली ये फ्लड जो है वो हिमाचल प्रदेश में विटनेस किए गए, लाइक लैंडस्लाइड ओरिएंटेड फ्लड्स, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। यहाँ पे भी डेफिनेशन नहीं पूछी है, तो देन यू नीड टू ऐड हेयर डाटा, कंटेंट आपको यहाँ पर डाटा ऐड करना पड़ेगा। अब एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये बता दो कि इतना जो है वो एयर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर आप ये बताओ कि इतनी डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, या एयर पोल्यूशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो वो कंटेंट यहां पर ऐड करो। देन उसके बाद क्यों हो रही है, कॉजेज क्या है, कारण बताओ। अब कारण 2 तरह से बताए जा सकते हैं, एक पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है, 2 रीजन डिवाइड करके बताओ। एग्जाम्पल लिखो प्रैक्टिकल, लाइक दिल्ली एयर पोल्यूशन, ठीक है। आपके पास कोई और आता है तो वो ऐड करने से इंडोर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की वजह से वुमेन को जो है वो काफी जो है वो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ये हिमाचल की ही न्यूज है, ये हिमाचल में ही जो है वो ये कहा गया था कि वुमेन को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, उनके जो हेल्थ रिलेटेड जो साइकिल है वो चेंज हो रहे हैं, तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, आपने कारण बताए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें आप ऐड करो डिफरेंट पॉइंट्स विद एग्जांपल, और उसके बाद फिर जो मेजर्स चाहिए यानी कि वे फॉरवर्ड, क्या जो है वो सुजेशंस रहेंगे, हर एक सुजेशन के साथ सरकार का क्या इनिशिएटिव है उसको ऐड करो। देन उसके बाद एट द एंड आप बता सकते हैं कि हमारा जो विजन है कि हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, ठीक है, उससे क्या है एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें फुली जो है वो अपना 100% पोटेंशियल देकर जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन उतना ही इजी होता है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो इतना इजी होता है, क्योंकि आपको उसमें हिंट मिल जाएगा कि लिखना क्या है। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले तो आपको स्टेटमेंट दे दी कि आपको एनालाइज करना है इंपैक्ट ऑफ इंडियाज डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद हाउ कैन इंडिया कैपिटलाइज ऑन दिस डेमोग्राफिक एडवांटेज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो कीवर्ड देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मतलब जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वही हुआ ना कि हमारी कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अराउंड 62%। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे जो है वो हमारे लिए जो प्रॉफिटेबल है, उसकी क्या एडवांटेज है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लिख देते हैं, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि हमें क्वेश्चन जो है वो बहुत डेप्थ में जाकर और अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर क्लियर थॉट बने। तो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करो। अब जब डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करते हैं तो यहां पर आपको इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन लेकर आनी है।
साधारण डेफिनेशन लिखोगे तो बात नहीं बनेगी, नंबर कम मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ या अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, कोई एक आपको यहाँ पर रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। देर आफ्टर आप उसके बाद डेफिनेशन लिखो। फिर डेफिनेशन लिख देंगे जब हम, तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना, तो हमें लिखना है कि क्या इंपैक्ट है। तो आपने जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन लिख दी इंडिया पर्सपेक्टिव ऐड करके, देन उसके बाद इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो लिखो इंपैक्ट। उसके बाद क्या एडवांटेज है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको लिखो। कनेक्ट करना है आपको इन दोनों को। और डेमोग्राफिक का जो एडवांटेज रहता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, तो आप बता सकते हैं कि जिस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो जीडीपी की जो रेशो है, जीडीपी का जो अगर हम बात करें जो दर है ना, जिस दर से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो डबल होगी। डबल, या अगर हम कह सकते हैं वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो बहुत अच्छी होगी। फिर इसमें आप चाइना या किसी और कंट्री का एग्जांपल लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव सम नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री, क्या लाइक इकोनॉमिक हिस्ट्री फॉर एग्जांपल एक जब यूएसए राइज कर रहा था उस टाइम का अगर आपके पास कुछ कंटेंट है तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्यों जो है वो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि हम ऐसी ऐसी बुक्स को पढ़ते हैं जो कि सिलेबस में भी नहीं होती कई बार, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी थोड़ी नॉलेज जो है वो वाइडर हो, ताकि हमें जो है वो पॉइंट्स को मल्टी एंगल्स के साथ जो है वो हम लिंक कर सके। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब आप लिखोगे, ठीक है, एडवांटेज के साथ आपको यहाँ पे कंसर्न ऐड करने पड़ेंगे। पूछे नहीं है लेकिन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कंसर्न मतलब चैलेंजेस नहीं है, कंसर्न ऐड करनी है आपको सिर्फ इसमें कि ये कुछ समस्या है, और उसके बाद कंक्लूड करना है जब आप इसको, तो उसमें लिख सकते हैं कि इन समस्याओं को अगर हम एड्रेस कर देते हैं तो फाइनली हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, एक बेहतर जो है वो जो हमारी ये फेज है उसको यूटिलाइज मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि हम जो विजन है हमारा आत्मनिर्भर बनने का उसको अचीव कर सकें। तो इस तरह से इसको भी जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द आउटकम्स ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन था पहला। तो अब कई बार हम क्या गलती करते हैं, ठीक है, एक जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हम ना 5 ईयर प्लान पे ही ज़्यादा फोकस कर देंगे एग्जाम में। मतलब एक बहुत छोटी सी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि 5 ईयर प्लान पूछ लिया तो हमने आधे से ज़्यादा पेज इस पे ही लिख दिया। क्वेश्चन अगर लेंथी है तो हमें ऐसी गलती भी नहीं करनी है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें सभी सेक्शन के लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ के रखना है, क्योंकि 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें स्पेस का ध्यान रखना है। देन उसके बाद हाउ सक्सेसफुल वर दीज प्लान्स इन एड्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। अब जो ये क्वेश्चन है, हमने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो शुरू करनी है पढ़ने के लिए, उसमें ये आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसका एक एंगल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसको भी पढ़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लिंक करता है। ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स आप बताओ 5 ईयर प्लान के, ठीक है, और 5 ईयर प्लान पहले था क्या, पहले बेसिकली कहाँ से आया, किस कौन सी जैसे यूएसएसआर से लिया वो आप बता दो। फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव एक साइड लिखो सर्कल में ऐसे बनाकर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उसके आउटकम्स को ऐसा एरो लगाओ और आउटकम्स लिख दो ऐसे करके, ताकि आपका फिर ये इतने से एरिया में आपका जो है वो कवर हो जाएगा। और की आउटकम्स लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव अगर हमने कहा था कि हमें प्रमोट करनी है जीडीपी 5 की दर से, तो आप लिखो 1971-76 में हमारी 5 तक की जीडीपी थी, ठीक है। आप प्रेजेंट टाइम से लिंक कर सकते हैं। जो उस टाइम ने विजन किया था कि भारत को एक डेवलपिंग स्टेज, मोस्ट डेवलपिंग स्टेट पे लेके जाना है, तो आज हम वर्ल्ड की लीडिंग डेवलपिंग जो है वो कंट्री है। इस तरह से लिंक करके बताओ। देन उसके बाद आपको यहां पर बताना है इसमें कि जो आपका पॉवर्टी एलिवेशन में कैसे, तो 1971 का गरीबी हटाओ का नारा बताओ, लिखो साथ में, और ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल जरूर लिखो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, सबके पास अनाज गया तो पॉवर्टी एलिवेशन में रोल हुआ। देन उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे, वही कि रॉ मटेरियल बनेगा तो इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी तो डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट आएगी, ये भी आप बता सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब लाइक देखो कोई रीजन डेवलप्ड हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, तो आप बताओ कि फर्स्ट जो आपका पहला 5 ईयर प्लान था उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लगाया था, लेकिन उसके बाद हम इसको जो है वो यूपी बिहार, ईस्टर्न यूपी और बिहार की साइड भी लेकर गए थे, तो वो रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस कर रहे हैं 5 ईयर प्लान इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको कोलिंग करके जो है वो लिख सकते हैं। ये वो कंटेंट है, ठीक है, मतलब आपको जब ये लाइक एक एवरेज तरीके से लिखना है, आप इस पे मेहनत करेंगे जब, तो आपके पास और अच्छा जो है वो कंटेंट निकलेगा। अभी हम सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जा सकता है। समझ आ रहा है ना, ये क्लियर हो रहा है ना यहां तक।
हाँ जी सर। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंप्रूव इट्स एजुकेशन सिस्टम टू मीट द डिमांड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस। अब अगर यहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे बजट का डाटा है ना रिगार्डिंग द एजुकेशन की, सरकार का कितना सरकार जो है वो एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रही है, कितना सरकार जो है वो फंड दे रही है, कितना सरकार जो है वो स्टेट जो हमारा बजट आ रहा है उसमें से कितना शेयर एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड, आप इसके इंट्रोडक्शन कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन को 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लिंक कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो स्टेट कैसे इंप्रूव कर सकती है, पूछा है हिमाचल प्रदेश कैसे जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकता है। तो इफ़ यू हैव डाटा लाइक हिमाचल प्रदेश में इतने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं। अब कई बार क्या होता है, देखो हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं ना, लाइक अमर उजाला हो गया, ठीक है, दिव्य हिमाचल हो गया, या कोई भी, उसमें ना कई बार ऐसा आ जाता है कि धर्मशाला बोर्ड ने ऐसा डिसीजन लिया, इतने स्कूल्स हैं, तो वो डाटा आप ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो। इतना स्कूल नेटवर्क है, इतने बच्चे हर साल पढ़ के पास हो रहे हैं, कुछ ऐसा डाटा आपको इसमें साथ में ऐड करना पड़ेगा। हम ये भी समझ रहे हैं कि कौन सा डाटा कैसे ऐड करना है, तो अभी ये माइंड में रखना। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप क्वेश्चंस लिखोगे तो इसी तरह से क्वेश्चन को प्रॉपर, इससे क्या, इससे और बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन को समझकर जो है वो लिखना है। तो इसमें आप ऐड करो हिमाचल प्रदेश का डाटा रिगार्डिंग द एजुकेशन। देन उसके बाद क्या क्या जो है वो पैटर्न्स को फॉलो किया जा सकता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की डिमांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पूछा है कि जिस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रमोट, मतलब उनके डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना स्कूल लेवल पर हम यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स लगा सकते हैं, पोर्टल्स बना सकते हैं, ई एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सेमिनार्स कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट कर सकते हैं स्कूल्स में कि वो आकर जो है वो छोटे छोटे जो है वो लाइक अगर हम बात करें सेमिनार्स करें, ठीक है। कैंपेन्स एजुकेशन जो है वो लाइक क्विज वगैरह होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व करके। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रीज़ को भी सरकार को ये कहना चाहिए कि आप स्कूल्स को अडॉप्ट करो। जब कोई इंडस्ट्री एक स्कूल को भी, कोई एक फैक्ट्री एक स्कूल को अडॉप्ट करेगी तो डेफिनेटली वो फैक्ट्री कोशिश करेगी कि उस वहाँ से बच्चे आए उनके पास। तो ये आप यहाँ पर ऐसा लिंक करके जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ चेंजिंग डायनेमिक्स of relations between men and women in Indian families, justify with examples from your state। तो ये सोसाइटी का क्वेश्चन है और ये एक मल्टी एंगल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेंजिंग डायनामिक्स आपको सबसे पहले लिखने हैं। तो जैसा वो सिचुएशनशिप हो गया, आजकल जो चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, ये सभी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट थोड़े यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे और फिर इसमें अप्रोच बतानी पड़ेगी क्या चल रही है और क्या चैलेंजेस है वो लिखने हैं साथ में। अपनी स्टेट के साथ लिंक करना है इसको। अपनी स्टेट में तो अभी भी कंसेप्ट वही चल रहा है कि सब साथ रहो खुश रहो। तो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट पर आप इसको नोट एंड करना है, नेगेटिव नहीं लिख देना है इसमें कि ठीक है अगर हम बात करें डाइवोर्स जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर हम इसको कंपेयर कर देना है कि नहीं भाई अपनी स्टेट में फिर भी अच्छा है दूसरों की स्टेट से। लाइक अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा या दिल्ली तो वहाँ पर ज़्यादा जो है वो डाइवोर्स रेट अभी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अपने पास इतना नहीं है अभी कम चैलेंजेस ऐसे। तो इस तरह से बता सकते हैं। फिर इसमें आपको सुजेशंस बताने हैं, मतलब आपको कंक्लूड जब इसको करना है तो आपको पॉजिटिव नोट पर जाके करना है कि हमें ऐसे ऐसे नहीं, हमें लाइक फैमिली सिस्टम को, जैसे न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम अभी कंसेप्ट चल रहा है, तो हमें सोशल आइसोलेशन को अवॉइड करके कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो वैसे ही हमें यहाँ करना क्या, हमें करना सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सोशल अवेयरनेस, और प्लस हमारा जो कर्तव्य है सोसाइटी की तरफ हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सोसाइटी को देंगे वो हमें सोसाइटी से मिलेगा। तो इसको आपको दोनों एंगल से लिंक करके आप उसको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव एंड के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट कल्चर इज इंटरनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट कल्चर इज इंटरनल।
अब देखो कल्चर और सिविलाइजेशन, सबसे पहले तो इन दोनों को आपको, ये बिल्कुल एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके अकॉर्डिंग भी कुछ हो सकती है और मेरे अकॉर्डिंग भी कुछ हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये होगा क्योंकि आपको उसको समझकर बिल्कुल अच्छे से उस टाइम पर जब एग्जाम वाला माहौल होगा वहां पर उस टाइम पे आपको उसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो सिविलाइजेशन की बात करें। सिविलाइजेशन एक्सटर्नल कैसे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन, क्या होती है सिविलाइजेशन, अंकिता मैम? सर सिविलाइजेशन मतलब एक सभ्यता जिसके अंदर लोग रहते हैं आपस में और सर कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के कामों में। ठीक है। और सर जैसे ट्राइब्स होती है सर, तो वो अपने कल्चर को एक मतलब उनका एक सा कल्चर होगा, एक सी थिंकिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, अब जो ये कंसेप्ट है ना, सिविलाइजेशन इज मतलब लाइक एक्सटर्नल और कल्चर इज इंटरनल, तो इसमें आपको इसको एक तरह से कैसे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। तो जब आप सिविलाइजेशन को एक्सटर्नल लिख रहे हो तो एक्सटर्नल में कैसे लिखोगे आप कि बाहर से लोग आए, ठीक है, और वो सेटल्ड हो गए, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब उसमें आपको फिर आर्यंस का एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर लोग, सिविलाइजेशन क्या है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन बाहर से लोग आए वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि सिविलाइजेशन चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना। जैसे कि जब हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद जब आर्यंस का अराइवल शुरू हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। कल्चर इज इंटरनल, कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, हम फिर भी उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कल्चर सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया तो फिर वो सिविलाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। वो तब है जब लाइक हम अपने कल्चर को खुद ही छोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा टफ और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी नहीं है ये, इसको आपको बनाकर जो है वो प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो जनरली हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, एक तो लास्ट में करो, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लाइक अभी अगर हम बात कर रहे हैं जब अभी हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें ना इनके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिविलाइजेशन क्या होती है, कल्चर क्या होता है, सोसाइटी का जो टॉपिक है इसको हमें पूरा डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, हाउ कल्चर हेल्प इन यूनिफाइंग द पीपल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। कल्चर कैसे जो है वो लोगों को जोड़ रहा है, तो उसमें तो हिमाचल प्रदेश के जो फेस्टिवल्स हैं ना उनको ऐड करना था। अब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ठीक है, कल्चर कैसे यूनिफाई कर रहा है। तो सबसे पहले चलो इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले कल्चर कैसे यूनिफिकेशन कर रहा है। जो गणपति शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है, वो दोनों कल्चरल इवेंट थे जिसको जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने फॉलो किया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस बताओ यूनिफिकेशन में कैसे, दोनों में लिख दो, दोनों में एग्जाम्पल ऐड कर दो, खत्म, ये सीधा ऐसे होगा। देन उसके बाद एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ इमरजेंस ऑफ टू पार्टी सिस्टम इन इंडिया बट इन द लाइट ऑफ द एमरजेंस ऑफ एनडीए एंड इंडिया ब्लॉक। ये पूरा जो है वो करंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है वो इन दोनों की फॉर्मेशन बतानी है, इंडिया ब्लॉक और ये दोनों कैसे बने और क्यों बने, क्या कारण रहते हैं, इंडिया ब्लॉक क्या है, उनका क्या आइडियोलॉजी है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वो ना बताकर आप इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं और एनडीए को भी ग्रुप बता सकते हैं कि 34-38 कितनी जो है वो इसमें रेशो रहती है रिगार्डिंग लाइक कौन कौन सी पार्टीज के मर्जर से बनी है और क्या जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस रहती है और क्यों ये कंसेप्ट आया। तो उसमें आपको जो लोकसभा के अभी इलेक्शन हुए हैं उसको यहाँ पर ऐड करना जरूरी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज इन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पॉलिटी को उन्होंने इलेक्शन के साथ लिंक करके पूछा है, दोनों क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन के साथ लिंक कर रहे हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज इन द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। अब देखो इसको करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा, लाइक इसमें आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में नंबर कैसे बनेंगे, पॉलिसीज ना आपको बतानी पड़ेगी
एजुकेशन के रिगार्डिंग पॉपुलिस्ट क्या है, वुमेन के रिगार्डिंग क्या है, हालांकि ज़्यादा वुमेन के रिगार्डिंग है, फार्मर के रिगार्डिंग क्या है, इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और इकोनॉमी के रिगार्डिंग या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसे कि आज वो आपका है ना आयुष्मान भारत, हिम केयर योजना, हेल्थ, वो हेल्थ वाले जो हो गए 70 से ऊपर अलाउ कर दिया, वुमेन को 1500 रुपये दे रहे हैं, जैसे हिमाचल सरकार ने भी कहा था 1500 रुपये देंगे, महाराष्ट्र सरकार भी दे रही है, तो ये सब पॉलिसीज़ यहाँ पर इंक्लूड होगी। रोल क्या है, कंसर्न क्या है, इलेक्शन के रिगार्डिंग कंसर्न क्या है, तो वो भी आपको बताना है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जब लोगों के पास इलेक्शन तक तो सही है, उसके बाद सरकार के पास पैसे ही नहीं होते, तो ये आप फैक्टर ऐड कर सकते हैं। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है, तो इसमें कंसर्न की फॉर्म में आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक जो है वो 2 to 5 वर्ड में आपको लिखना था, यानी कि 225 वर्ड में, और इसमें जो है वो 12 नंबर का जो है वही क्वेश्चन रहेगा। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है ना, थ्रो द लाइट ऑन द वेरियस टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन हिमाचल प्रदेश, या आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, उसको पूरा विद डायग्राम यहाँ पर आपको इंक्लूड करना था। फगोड़ा स्टाइल या कोई और भी नगरा स्टाइल, जितने भी हिमाचल प्रदेश में आते हैं सब के सब विद एन एग्जाम्पल लिखो और कंप्लीट। फीचर्स भी लिखने थे साथ में इनके, जैसे आप अगर लिख रहे हो फगोड़ा तो उसके फीचर, टेम्पल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, तो बहुत बहुत अच्छा जाता है और बहुत सही नंबर इसमें मिलते हैं। उसके बाद और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना पढ़ा है उतना। तो इसमें जिसने भी अटैम्प्ट किया होगा उसको कम से कम 12 में से, और अगर सही अटैम्प्ट किया होगा तो उसको 12 में से 8 नंबर मिलने की संभावना पूरी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि नंबर पूरे देखे जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एनालाइज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हमने जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज में कर रखा है। रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल, और जब मैंने आपको रिवर्स वगैरह के बारे में करवाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने क्लियरली आपको ये कहा था कि रिवर्स को उस तरीके से कवर करो कि आपको उसको हर एंगल टच करना है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जब हम अपने क्वेश्चंस, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर चलेंगे ना, तो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जा रहा अब कि फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट क्या है, नहीं, अब वो खत्म हो गया सिस्टम, अब चला है ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम। उसके बाद नेक्स्ट है while defining sustainable development explain the measures to achieve it in इंडियन कंटेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ना, अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा लिंक बताता हूँ, करंट बेस्ड क्वेश्चन है देखो ये, और करंट बेस्ड अप्रोच के साथ ही ये लिखा जाएगा, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, यहाँ पे एक डिफाइन करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। अब जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, लाइक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बताओ कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है, पहला पॉइंट। उसके बाद वर्ल्ड, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट पूछा है तो फिर यहीं पर ही ऐड करो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी G20 मेंबर्स है उसमें भारत जो है अलॉन्ग विद यूके, मतलब ये कंट्री, 2 कंट्रीज है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है ना उनको प्रॉपर अचीव कर रही है, ये आप लिख सकते हैं। फिर भारत का विजन क्या है, अगर आप भारत का विजन ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसका नीचे विजन अलग से लिखना है, विजन की ये विजन है, और इस तरह से लिख सकते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट आप बताना है कि हमें क्या जो है वो मेजर्स जो है वो भारत ले रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन द मेजर्स टू अचीव इट्स इंडियन कंटेक्स्ट, तो हमारे क्या मेजर्स है, तो वो आप सारे डिटेल में, अब कैसे मेजर्स बताने हैं हर एंगल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, और उसके बाद चैलेंज, हालांकि कुछ चैलेंजेस भी है, फिर उसके बाद कुछ चैलेंजेस, और देन उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड, और ये वे फॉरवर्ड आपका जो है फाइनल कंक्लूजन हो जाता है। तो जो चैलेंजेस आप लिख रहे हो ना, उससे आपको वे फॉरवर्ड लिखने में हेल्प हो जाती है। लाइक चैलेंजेस में आपने लिखा कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे लिए एक इशू है, तो आप लिख दो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए, तो इस तरह से आपको दोनों हेल्प कर जाएंगे। और इसको आपको लिंक करना चाहिए था आत्म, जो हमारा 2047 का जो अमृतकाल का जो विजन है ना, हमने टारगेट किया कि डेवलप्ड स्टेट बनना है, तो उसके साथ लिंक करके कंक्लूड हो जाना था। उसके बाद 20th क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs इन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनका रोल बताना था, क्या रोल है, चैलेंजेस क्या ये फेस कर रहे हैं, एंड व्हाट पॉलिसीज कैन सपोर्ट देयर ग्रोथ, मतलब सरकार की क्या पॉलिसीज है वो आपको ऐड करना था। जब आप सरकार की पॉलिसीज ऐड करोगे तो देन आपको यहाँ पर जो है वो सुजेशन में, मतलब सुजेशन जब लिखने हैं तो उसको कंक्लूड करना है फाइनली, वो आपका कंक्लूजन सुजेशन दोनों एक ही हो जाएगा। देन इसका 21st क्वेश्चन with such a huge diversity in India, how culture help the Indian national movement in getting freedom। देखो ये
क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया है। पहले तो आता ना कि डायरेक्ट आता था क्वेश्चन कि कल्चर कैसे हेल्प किया, ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी है, पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भाई इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, डाइवर्सिटी कैसे है। तो इंडिया को किसने कहा है, इंडिया को डाइवर्सिफाइड नेशन, किसी भी एक हिस्टोरियन का नाम बता दो, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। जब आपने हिस्टोरियन का नाम लिख दिया, फिर उसमें बोला गया है कि कल्चर ने कैसे जो है वो हेल्प किया है नेशनल मूवमेंट के लिए, मतलब जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है या नेशनल मूवमेंट है उसमें कैसे जो है वो हेल्प किया, मतलब कल्चरल यूनिफिकेशन। इसमें मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ जो आप ऐड कर सकते हैं, वो है जो राखी बांधी गई थी ना स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, कल जो है वो सबने जो है वो एक साथ बाथ लिया था, ठीक है, होली डिप जिसको हम कहते हैं, और राखी स्ट्राइज की थी, वो आप एक एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कल्चरली। फेस्टिवल्स को आप यहाँ पे शिवाजी और छत्रपति महाराज जी के जो छत्रपति और गणपति और जो शिवाजी फेस्टिवल है उनको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कल्चरली अगर हम बात करें तो यूनिफिकेशन में महात्मा गांधी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ऐड होने थे और उसके बाद फिर आप ये आंसर आराम से लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर ऑन द इमरजेंस ऑफ करंट चाओटिक वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये वर्ल्ड लेवल पर चला गया, इम्पैक्ट क्या रहता है तो इसको डिवाइड कर दो। इम्पैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन की जो है वॉर है इसको बताओ, कारण क्या है, रीजंस क्या है वो आप यहाँ पे लिख दो कि क्या क्या रीजंस है। आफ्टर रीजंस, ठीक है, आप बताओ इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट ना आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक दो लेवल पर बताना है और सोशल लेवल पर भी बता सकते हैं। एक तो ये लिख दो एंगल। अब ये वर्ल्ड पूछा है, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर पूछा है, आप इंडिया पे भी लिखना लास्ट में कि इंडिया पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, लास्ट में एट द एंड इंडिया पे। प्रैक्टिस में तो आप लिख सकते हैं, उससे क्या होगा कि आप मल्टी एंगल अप्रोच लेकर चल रहे हो, तो तीनों पे आपने बता दिया। अब वर्ल्ड का पार्ट इंडिया भी तो है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये 22 क्वेश्चंस है। अब जो आप लोगों का टारगेट है, आप लोगों को ये 22 क्वेश्चंस लिख कर भेजने हैं। कोई डाउट आप में से किसी का? सर जो पहला क्वेश्चन है ना फर्स्ट, हाँ जी, इसमें इन्होंने क्रिटिकली लिखा हुआ है, तो मतलब हमें जो इकोनॉमिक व्यूज थे उनको मतलब उनकी आलोचना करनी है। नहीं, आलोचना नहीं करनी, क्योंकि अगर आप आलोचना करते हो ना तो पॉइंट ऑफ व्यू कंसमत रेज हो जाता है, मतलब एक तरह से फिर आपको आलोचना करने के लिए पॉइंट नहीं मिलेंगे। हमें सिर्फ कंसर्न लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, हमें सिर्फ कंसर्न। जब आप कंसर्न लिखते हो ना तो वो अपने आप ही नेगेटिव बन जाता है। कंसर्न में आप लिख सकते हैं ना कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, अगर महात्मा गांधी ने खादी एंड विलेज बोर्ड इंडस्ट्री की बात करी कि उसको जो है वो हमें बड़े पैमाने पर प्रमोट करना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि भाई हमारा फोकस तो जो टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ पर भी हमारा वो मेन सेक्टर बन गया हमारी इकोनॉमी का। अगर प्राइमरी सेक्टर पर ही फोकस करेंगे ज़्यादा तो फिर सेकेंडरी और टर्शरी कहाँ जाएंगे। मॉडर्न जो मशीन्स है उनकी जरूरत तो पड़ती है ना, आपको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कंपीट करना है, तो हैंडलूम कब तक हेल्प करेगा, और हैंडलूम महंगा बहुत होता है। दैट्स वाई गांधी जी ने खादी को एक्सेप्ट किया था। ओके सर, मतलब हम लिख सकते हैं इसमें जब दिया हुआ क्रिटिकली तो थोड़ा बहुत हाँ, तो लिखना तो ये तो नेगेटिव। मैंने सबसे पहले ही कहा था कि क्रिटिकली आ रहा है तो कंसर्न ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे आपको। कोई डाउट अंकिता मैम? सर जो अभी आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना वो एजुकेशन वाला, सर जिसमें बताया था आपने एग्जांपल की जो इंडस्ट्रीज है या कोई अथॉरिटी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए स्कूल को, हम्म, वो वाला, तो सर उसमें हम रीजनल एग्जांपल डाल सकते हैं? कौन सा? रीजनल एग्जांपल सर जो हाँ, हमारे तो यहाँ मैम पे डेफिनेटली जितना बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारी विलेज का जो स्कूल है उसको एक जो यहाँ पे जो कंपनीज लग रही है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है रीजनल, ये रीजनल एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे मिलेंगे। सर, ये तो मैं अपने स्कूल का दिमाग में आया ना, तो मैं हाँ, फिर बिल्कुल मैं ऐड कर कमेंट सकते हैं सेक्शन में। डेफिनेटली। ठीक है सर। प्रैक्टिकल अप्रोच यही तो होती है आंसर लिखते हुए। कोई और डाउट?